नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। रविशंकर प्रसाद भाजपा के एक काबिल वकील हैं। भाजपा के बहुत पुराने नेता हैं। शाह और मोदी मेड नेता नहीं है, उससे पहले नेता बन गए और पिताजी के समय से ही प्रतिष्ठित हैं। विदेश तक में प्रतिष्ठा है, बाबूजी की भी थी। अब चाहे रविशंकर प्रसाद जिस तरह से बेरोजगार कर दिए गए हैं भाजपा में इस दौर में, उसकी खीज हो या हो सकता है सद्बुद्धि हो। रविशंकर प्रसाद ने आज बिहार बंद पर कांग्रेस या विपक्ष को फंसाने की बजाय अपने सर्वोच्च शिखर पुरुष नरेंद्र मोदी को फंसा दिया है। आज रविशंकर प्रसाद का जो बयान है, उस बयान को मैं शब्दशः आपको सुनाऊंगा, मतलब मैं पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि ऐसी एजेंसी की आईडी पर और कैमरे पर बोला है जिससे हम लोगों का थोड़ा सा मामला बिगड़ जाता है। वो हमारी जुबान बंद करने के लिए वही एजेंसी इस्तेमाल की जा रही है। आज एएनआई नाम है, तो उसकी बाइट हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट आपसे आप तक खबर छूटने ना पाए, इसलिए ट्रांसक्रिप्ट लेकर आएंगे तो वो आपको सुनाएंगे। उसको सुनने के बाद हम उम्मीद करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बाकी होनहार प्रवक्ता जवाब दें कि अब मोदी जी माफी मंत्रालय बनाएंगे, माफी आयोग बनाएंगे, या खुद ही एक दिन सुबह से शाम तक बैठ करके देश से माफी मांगेंगे। हालांकि अगर 1 दिन 2 दिन 4 दिन मोदी जी माफी मांगे तो वक्त कम पड़ जाएगा, और ज्यादा वक्त चाहिए अगर मोदी जी देश से वाकई माफी मांगे तो। और इतना ही नहीं, आज ही जब रविशंकर प्रसाद ने बयान दिया, उसके कुछ ही देर बाद मोदी को माफी मांगने लायक एक मौका भाजपाइयों ने पैदा कर दिया, जब सोनिया गांधी जी को गाली दी गई। राहुल गांधी की मां है भाई, मोदी जी की मां को गाली गाली है, राहुल गांधी की मां को गाली गाली नहीं, फिर गाली दी गई है। शायद अभी तक उस क्लिप को कांग्रेस या बाकी लोगों ने देखा नहीं है, थोड़ा स्लो प्रोसेस है अपोजिशन का कई बार। खैर, अपोजिशन की बात है तो मैं अपोजिशन के प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और पुराने प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत जी। आज नहीं, काफी वक्त से, मतलब 1.5 दशक से तो मैं देख रहा हूं। स्वागत है सुरेंद्र भाई आपका। और सुरेंद्र जी को जोड़ना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, मैं बताऊं, जब मां की बात है तो गाली तो खैर गाली है, गाली में मैं नहीं चाहता हूं कि गाली का भी वर्गीकरण करूं मैं, लेकिन फिर भी सुरेंद्र जी मेरे साथ बैठे हैं, उनकी स्वर्गीय मां को जो गाली दी गई है उससे बड़ी गाली कोई बनी ही नहीं। अब हो सकता है भाजपा में बड़े धुरंधर, बड़े होनहार हैं, दिलीप जायसवाल जैसे लोग हैं, कहते हैं मेरे पास गालियों की डिक्शनरी है, जो गाली कोई नहीं सुना होगा वो भी मैं जानता हूं। तो हो सकता है उनके पास इससे भी गंदी गालियां हों, जो सुरेंद्र भाई की माता जी को, स्वर्गीय माता जी को जो गाली दी गई टेलीविजन पर, पूरे देश के सामने, सैटेलाइट टेलीविजन। और ये सिर्फ सुरेंद्र भाई की मां के लिए गाली नहीं है। जब होता है ना कि मोदी की मां को गाली, देश के हर मां को गाली है, तो सुरेंद्र भाई की मां को गाली, देश की हर मां को गाली था। मैं तो खुद संबद्ध करता हूं कि मेरी मां को भी गाली के समान है अगर सुरेंद्र जी की मां को गाली दी गई तो मैं, वो है उस समान, उसमें कोई कहने की बात नहीं। मैं आज इसीलिए सुरेंद्र भाई को बैठाया हूं इस विषय पर। ये बहुत गंभीर मसला है। जरा भी थोड़ा सा मेरे शब्द कठोर होते हैं तो उसके लिए अगर किसी के दिल पे लगे तो क्षमा प्रार्थी, लेकिन मैं इस मामले में कठोर था, कठोर हूं और कठोर रहूंगा। मैं एक क्लिप दिखाता हूं पहले और फिर चलते हैं। जरा एक क्लिप देखिएगा, आज की क्लिप है, आज देखिए सुरेंद्र भाई। देखिए यहाँ पर साइकिल जो फेंक दिया गया, देखिए यहाँ पर साइकिल जो फेंक दिया गया। अभी आप बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको साइकिल उठा के फेंक दिए। हम नहीं साइकिल उठा के फेंके, वो जबरदस्ती कर रहे थे, आप देखे हैं, रिकॉर्ड हुआ है। झूठा आरोप है। देखिए आपकी, वो जबरदस्ती कर रहा है, बोल रहा है दुकान खोलने जा रहे हैं, बंद करने का आह्वान किया हुआ है 7 बजे से 12 बजे तक, वो दुकान खोलने जा रहा है। तो गरीब आदमी दुकान नहीं खोलेगा, गरीब 12 बजे के बाद खोलेगा। कोई जो पार्टी का, एक चीज बताइए, मोदी जी की मां का अपमान हुआ तो कोई अपने मन से न आएगा आपके साथ? आप मान से ही आना है, जबरदस्ती कोई नहीं कर रहा है। जबरदस्ती बिहार में राजद की सरकार रही है, एक आदमी, एक गाड़ी नहीं दिखता राजद के बंद में। यहाँ तक गाड़ी इसलिए आ रहा है कि लोग 12 बजे छोड़ देगा,
12 बजे से जाके आप काम कीजिए, 2 घंटा में आपको कुछ नहीं होने जा रहा। प्यार से ना बंद कराइए। ये प्यार से ही बंद कराया गया है, जबरदस्ती किसी के साथ प्यार से ही कराया गया, कोई जबरदस्ती नहीं हुआ है। आप तो उस बार वाला नहीं डालिएगा, काट दीजिएगा। काट देंगे। और क्या? ये बोल रहे हैं कि सही बात है कि बार वाला नहीं बार वाला है, ये तो गलत है नहीं। जो हम बोले हैं वो आप। सोनिया गांधी तो खुद की नेता है, भ्रष्ट हैं, बार वाला है। उनकी तुलना पर नरेंद्र मोदी की एक महिला के सम्मान में दूसरे को बार वाला बोल रहे हैं। बार वाला है तो बार वाला बोल रहे हैं, जबरदस्ती थोड़े बोल रहे हैं, दूसरे तीसरे को थोड़े बोल रहे हैं बार वाला। क्या हो गया, कहाँ गुस्सा हो गए? का बेटा नहीं रहता तो उसको कौन पहचानता देश में? तेजस्वी यादव का क्या पहचान है? लालू के पहचान से तेजस्वी यादव का पहचान है, और नरेंद्र मोदी के पहचान से नरेंद्र मोदी की माता का पहचान है। नरेंद्र मोदी की माता एक घरेलू महिला है जिन्होंने अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि आज वो महामानव की तरह देश में पूरे दुनिया में नाम रोशन किए हुए हैं। उसको आप गाली दीजिएगा? पूजनीय व्यक्ति को गाली दे रहे हैं और उसको सोनिया गांधी से तुलना कर रहे हैं। सोनिया गांधी और मोदी जी की मां में कोई तुलना नहीं है। कोई तुलना नहीं है। सोनिया गांधी तो खुद की नेता है, भ्रष्ट हैं, बार वाला है। उनकी तुलना पर नरेंद्र मोदी की एक महिला के सम्मान में दूसरे को बार वाला बोल रहे हैं। बार वाला है तो बार वाला बोल रहे हैं, जबरदस्ती थोड़े बोल रहे हैं, दूसरे तीसरे को थोड़े बोल रहे हैं बार वाला रही है। मतलब दूसरे की माँ माँ है तो ठीक है, माँ है तो माँ के रूप में उनका सम्मान हम लोग आज भी करते हैं। तो अभी तो आप बार वाला नहीं, माँ आज बार वाला नहीं कर रहा अपने हूँ। माँ को सम्मान दिलाने के दूसरे गाली दीजिएगा। दूसरे के माँ को भी गाली देंगे। बिहार की संस्कृति है हर एक माँ को सम्मान करना, किसी को गाली नहीं देना। यह संस्कृति का लड़ाई है, कोई पार्टी का लड़ाई नहीं है। बिहार का आदमी अपने माता और बहनों का इज्जत करता है। संस्कृति ओवरफ्लो हो जाएगी, हटा दीजिए, संस्कृति ओवरफ्लो हो जाएगी। अगर ऐसी संस्कृति होगी तो ओवरफ्लो हो जाएगी। सुना आपने? अब मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले रविशंकर प्रसाद ने आज जो बयान दिया वो बयान मैं आपको जरा दिखा देता हूं। लाइए भैया, दिखाइए जरा, ट्रांसक्रिप्ट दिखाइए, देखिएगा सुरेंद्र भाई गौर से। रविशंकर प्रसाद ने कहा, ये बहुत शर्मसार करने वाला मामला है कि प्रधानमंत्री की मां को भद्दी भद्दी गालियां दी गई और आप साहब, आपको अभी तक शर्म नहीं है कि आप एक बार क्षमा मांगे, एक बार कहें कि ये ठीक नहीं था। ये राहुल और तेजस्वी यादव, इनके लिए है कि ये क्षमा मांगे। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अगर हमारा दूर का भी कार्यकर्ता ये करता ना तो हम कार्रवाई करते, क्षमा मांगते। ये आपके संस्कार हैं, ये आपकी बेशर्मी है, हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। नीचे रिपोर्टर ने हालांकि और भी सवाल किया था, लेकिन इतना ही पोषण जो है, चलिए वो भी दिखाई देता हूं। लोग कह रहे हैं कि आप लोग भी गाली का इस्तेमाल करते हैं, तो रविशंकर प्रसाद कहते हैं, अरे कौन सी तुलना कर रहे हैं आप? मोदी जी की मां 100 साल की स्वर्गीय हो गई, बर्तन साफ करके परिवार को पढ़ाया, प्रभु राम की भक्ति करने वाली, उनसे तुलना कर रहे हैं। तो मैं आपको गिनाऊं कि मोदी जी को 107 बार गाली पड़ी कि नहीं पड़ी? इनकी भाषा कौन सी है? ये अहंकार है कि हम कुछ भी करेंगे और कुछ भी कहेंगे। चलिए, ये तो बात ही अलग हो गई कि अगर किसी की माँ 100 साल जीवित रहे तो ही उसको गाली नहीं पड़ेगी, नहीं तो इस देश में गाली पड़ेगी। किसी की माँ बर्तन मांजेगी तो ही उसको गाली से बच पाएगी, नहीं तो गाली पड़ेगी। रविशंकर प्रसाद का कहना यही है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, जिस पर हम चर्चा में ध्यान केंद्रित करेंगे, कि अगर ऐसा भाजपा का कार्यकर्ता करता तो माफी मांगते, कार्रवाई करते। हम दूर की बात क्या, आज ही सामने लीजिए, मुंह पे आपके भाजपा के कार्यकर्ता ने गाली मुंह पे मारी रविशंकर प्रसाद के, और मोदी जी अगर माफी मांगना शुरू करें तो कार्यकर्ता नहीं, अपने ही जुबान की वजह से 5-7 दिन माफी मांगनी पड़ेगी उनको। सुरेंद्र जी, जरा ज्ञान पर थोड़ा आप भी ज्ञानवर्धन करिए। रविशंकर प्रसाद क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं तो रविशंकर भाई से एक ही बात कहता हूँ, तो बड़ा ट्विटर भी देखते होंगे, सब कुछ, उनको भी टैग कर देता हूँ कि रविशंकर प्रसाद जी 2 महीना पहले प्रेम शुक्ला, जो आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता है, नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी है, उन्होंने खुलेआम एक बड़े चैनल पर मेरी मां को बहुत नीच गाली दी थी। इतना ही खाली कह सकता हूं। अगर आप नरेंद्र मोदी जी से माफी मंगवा दीजिए, आप माफी मांग लीजिए, जेपी नड्डा से माफी मंगवा दीजिए, किसी और की तो बात छोड़ दीजिए, क्या नाम, रविशंकर प्रसाद जी, अभी तक 2 महीना हो गया प्रेम शुक्ला ने नहीं माफी मांगी। किसी और की तो बात छोड़ दीजिए। ये है चिट्ठी, मैंने बाकायदा सोशल मीडिया पे भी टैग किया, वैसे भी भेजा आपको। अगर नहीं मिली होगी तो दोबारा भेज दूंगा, अगर आप कहिएगा, अब की बार आपको भी भेज दूंगा। रविशंकर प्रसाद जी, आपको भी। कितना थेथरई कीजिएगा, कितना झूठ बोलिएगा, कितना, मतलब लाज नहीं आती है आपको।
इतने बड़े परिवार के बेटा होकर के आप इस तरीके का झूठ बोल रहे हैं बिहार की जनता के सामने कि अगर हमारा दूर का अरे दूर का कार्यकर्ता छोड़िए, आपका राष्ट्रीय प्रवक्ता है, नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा करीबी है। और दूसरा उस पर आइए, वो तो हमारी मां को गाली दिया। सदन के अंदर रविशंकर प्रसाद, आप उस सदन के मेंबर हैं जिस सदन के अंदर रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को गाली दी थी। सदन के अंदर गाली दिया था, आप माफी मांगिए, नरेंद्र मोदी माफी मांगे। उसी सदन के अंदर शूर्पणखा कहा था नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं रेणुका चौधरी को, आप भी थे वहां पर, माफी मांगे। उसी सदन के अंदर बीके हरिप्रसाद को बीके हरिप्रसाद कहा था, गाली दिए थे। उसी सदन में, अभी मैं सदन की बात कर रहा हूं। उसी सदन में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कहना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, पूर्व प्रधानमंत्री को देहाती औरत, रेनकोट पहन करके नहाने वाला, इस तरीके की भाषा का माफी मांगे। फिर सदन के बाहर आ जाइए, 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी ओ दीदी, ममता बनर्जी आपके सामने है। आप कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, विदेशी बछड़ा। उसके बाद सतपाल सत्ती आपका, हिमाचल का अध्यक्ष। राहुल गांधी जी की, मतलब सोनिया जी को मां की गाली देकर के उसने किस तरीके की वो की, आज तक क्या हुआ है उसका। रविशंकर प्रसाद जी, आपके अगर शीर्ष नेता से और नख नेता तक अगर हम चले आए तो आपको 5 साल लगेंगे सिर्फ माफी मांगने में। 3 ट्रक गाली तो आप लोगों ने नेहरू गांधी परिवार को दी। 3 ट्रक हैं गालियों के, आपके पास तो 107 है गाली, हमारे पास 3 ट्रक है। तो इस तरीके की बात मत कीजिए। जो आदमी प्रेम शुक्ला से माफी नहीं मंगवा सकता, जो उनका राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उसके महुआ मोइत्रा को क्या नहीं कहा, उसकी शादी को लेकर के क्या नहीं कहा, क्या नहीं कहा। आप बताइए ना। वो किसी की बहन बेटी नहीं है, छोड़ दीजिए। आप मतलब क्या कर रहे हैं, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास शब्द, क्योंकि हम लोग राजनीतिक बहस करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसी बातें जब हमको अपनी माँ याद आती है, हमको सोनिया जी के को बार बाला कोई कहता है, तो आवेग मन में इतना अंदर आ जाता है कि राजनीतिक बात नहीं करते, गला रुंध जाता है। कई बातें तो याद नहीं आती, हम आपको बताएं, बाद में याद आती है। तो ये सब चीजें मत कीजिए रविशंकर प्रसाद जी, इस तरीके की बात मत कहिए जिसमें आप, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी सब फंस जाएंगे। ये तो आपका तो वो है, वो बिहार में दिलीप जायसवाल जिसको नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दिया, ऐसा किया वैसा किया, और हमको रोना आ गया, रोने लग गए। अरे भाई, आप तो खुद ही कह रहे थे कि मैं तो नई नई गाली इन्वेंट करता हूं, गाली की डिक्शनरी हूं मैं। मोदी जी से हम पूछें कि मोदी जी जिस वक्त ये बात आ रही थी, जिस वक्त ये बात हो रही थी, जिस वक्त ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी, उस ड्यूरेशन में आप कहां थे? आप चीन में थे, आप पुतिन के साथ हंस रहे थे, आप शी जिनपिंग के साथ हंस रहे थे, आप अर्दोगन के साथ जाके हाथ मिला रहे थे। आप देश के प्रधानमंत्री, एक घटना तो आपको तुरंत पता चली होगी, तुरंत मजम्मत नहीं किए, तुरंत गुस्सा नहीं आया, तुरंत तो हंसते रहे। हमने उसको जेल भी भेज दिया। आज की डेट में जो आरोपी है, जिसने गाली दिया, वो जेल में है। लेकिन भाजपा में जिसने गाली दी, वो क्या जेल में है? बताइए ना। अगर कोई जेल में एक आदमी भी हो तो हम तो जेल में। और बताइए क्या इसमें और अपडेट आपको बता दूं, आपके पास होगा भी, ये आज का अपडेट नहीं है। पुलिस ने जो प्राथमिक रूप से जांच की, उस जांच में उस व्यक्ति का न कांग्रेस से कोई लेना देना, मतलब किसी तरह का ये नहीं, आसपास दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, राजद से कोई लेना देना नहीं। और एक बात और आपको बताऊं, ये दरभंगा की क्लिप थी, ये मोदी जी के जापान रवाना होने से पहले आ गई थी। अरे पहले रुक जाते, जापान 2 घंटे बाद जाते, पहले इसी की मजम्मत कर लेते, पीड़ा बता देते। आप जापान गए, वहां खिलाए, आप चीन में ठहाके लगाए, ठहाका मैसी किए डिप्लोमेसी के बजाय, और यहाँ आकर के फिर आप नई ये चीज नया लाग।
यही बात मैं आपसे कह रहा हूं ना, तो क्या आप बतिया रहे हैं? क्या पब्लिक है? पब्लिक को आप क्या समझे हैं? पब्लिक को मूर्ख समझे हैं? नहीं है पब्लिक मूर्ख। आपको मैं बात बताऊं, इस तरीके की भाषा अगर कोई भी, तो मैं आपको बताऊं आशीष भाई, मैं 1 हफ्ता टीवी पे नहीं जा पाया, कोई नहीं घर जा में नहीं पाएगा। मुंह दिखा, घर में नहीं मुंह दिखा पा रहा था। जल्दी जाकर के ऐसा लगता था कि जाकर चुप करके चद्दर ओढ़ के सो जाऊं। क्यों? बीवी है, बच्चे हैं, छोटी बहू है, ये है, किसके सामने मुंह दिखाऊं? किससे चर्चा करूं? क्या वे टीवी पे हम गाली खाने के लिए जाते हैं? अपनी माँ बहन की गाल, मतलब माँ बहन को सड़क पे तुलवाने के लिए जाते हैं? आप बताइए ना। और हमने गलती क्या की थी? हम तो आज भी कहते हैं प्रेम शुक्ला की मां हमारे सामने आ जाए तो हम पैर छुएंगे उनके। लेकिन प्रधानमंत्री, पूरी भारतीय जनता पार्टी एक कैसी थेथरई की भाषा का इस्तेमाल कर रही है कि साहब अगर हमारे कार्यकर्ता ने दूर दूर तक मांगी है ना माफी। आपका चैनल छुप छुप के देखते हैं ये लोग, खुलेआम तो हाँ देखते पता नहीं। है। हाँ, छुप छुप के देखते हैं। तो कम से कम अगर छुप छुप के देख रहे हैं, चद्दर ओढ़ के देख रहे हैं, आए माफी मांगे, पार्टी से बाहर निकाले, सतपाल सत्ती को भी बाहर निकाले, खाली प्रेम शुक्ला को नहीं, जितने लोगों ने गाली दी है सबको बाहर निकाले ना। भारतीय जनता मैं पार्टी खाली हो जाएगी, कार्यकर्ता विहीन पार्टी हो जाएगी। सही बात कहे आप, बिल्कुल सही कहे। आपको सतपाल बताएं। हाँ, सत्ती का वो बयान मैंने 4 बार सुनवाया, इसलिए कि देश सुने। मंच से, वो कोई ऐसा नहीं कि किसी बंद कमरे में, मंच से चुनावी जनसभा में दफा में उसने मां की गाली दी राहुल गांधी को। आप शुभेंदु सोचिए। अधिकारी, जो इनका शुभेंदु, बंगाल का हिमंता बिस्वा शर्मा है, जी, बंगाल का हिमंता बिस्वा शर्मा है शुभेंदु अधिकारी। हाँ बिल्कुल शुभेंदु बिल्कुल। अधिकारी ने, आपने पता नहीं क्लिप सुनी होगी कि नहीं, वो बांग्ला में थी, मैं हिंदी ट्रांसलेट करके सुनवाया। हालांकि गाली पे तो नहीं सुनवा सकते, उसने जो गाली दी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब वो बेसिकली एक पुरुष के लिए, जहां पर इस पितृसत्तात्मक समाज में हर गाली एक स्त्री के लिए होता है, माँ के लिए, बहन के लिए, बेटी के लिए, वही वैसी की आबरू सबसे सस्ती हो गई है। तो एक जो कुछ एक गालियां पुरुष के लिए है, उस किसी भी व्यक्ति के पौरुष के लिए, वो गाली दी है सोचिए राहुल आप। गांधी को अधिकारी ने। और सारे माइक आईडी और कैमरे लगे थे, वहां पर उसने गाली दी। ये मैं वही गाली बात, यहाँ, मुझे तो कई बार लगता है कि यहाँ पर प्राइमरी एलिजिबिलिटी है भाजपा में। आप प्राथमिक सदस्य तभी बनते हैं। आप सोचिए, अगर इनके वाकई 10 करोड़ सदस्य हैं, तो इस देश में 10 करोड़ ऐसे लोगों को इन्होंने तलाश लिया जो ये प्राथमिक बिल्कुल वही। हाँ? नहीं नहीं, ये वायरस है ना, बीमारी है। 10 करोड़ लोग नहीं ऐसे हैं। जैसे जैसे इनके पास जो जो आता जाएगा, वायरस संक्रमित होता जाएगा। ये मूल रूप से इनका जो पितृ संगठन है और ये हैं, ये स्वयं लोग इस तरीके से संक्रमण फैलाते हैं। संगत का असर है। हम तो देखे हैं ना भाई, जो संघ का कार्यकर्ता, उनको कहेंगे श्यामलाल जी हैं, तो अरे कहना, अच्छा श्यामलाल जी कौन? अरे कहनो रमुआ का बेटा। बिल्कुल सही। जो संघ का कार्यकर्ता वो श्यामलाल जी हो गया, और रामलाल अगर उनके बेटे पिता हैं, तो संघ के कार्यकर्ता अगर नहीं तो रमुआ हो गए। ये मैं अपनी नहीं, आप सही कर रहे हैं। मैंने तो संघ को बहुत करीब से देखा है। हाँ, ये बिल्कुल अपने कार्यकर्ता के आगे जी, पीछे जी, हाँ, बीच में जी। अभी हम हो जाए संघी तो आशीष जी चित्रांशी हो जाएंगे, आशीष जी पहले, हाँ, फिर चित्रांशी, फिर हाँ, लगेगा, 3 बार जी लगा देंगे। बिल्कुल हमारे बिल्कुल। बाबूजी का 5 करेंगे। वही हम कहे तो ना कि अब ये बात करेंगे कि भाई अरे वो श्यामलाल जी हैं, श्यामलाल जी अग्रवाल हैं, ये सब करेंगे, और उसके बाद कहेंगे वो कौन है? लेकिन वो रमुआ का बेटा। तो ये इनकी स्थिति है। तो पहले से इनका इनका संघ दीक्षित प्रोग्राम है ना। तो इस लोगों को मैं, जी, मैं सुरेंद्र भाई, मैं ये समझना चाहता एक बार, क्योंकि ऐसे लोगों से, देश ऐसे लोगों के हाथ में 11 साल से आपने कहा मूर्ख समझते हैं। मैं जनता की नाराजगी अपने सर माथे पे लेने का रिस्क लेते हुए कहता हूं कि ये मूर्ख मानते हैं, समझते हैं। ये इनको 100% यकीन है कि इस देश की जनता मूर्ख है। तभी तो जब आप बताइए, बिहार में बाढ़ है, बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में पलायन है, बिहार में अशिक्षा है, बिहार में गरीबी है, बिहार में भुखमरी है, लेकिन बिहार में माँ की गाली पर बंद है। अरे गुजरात में माँ की गाली पे गुजरात में बंद करते आप,
एक बार जहां पर जिसके बीच में, जिस गुजरात में माँ जन्मी पली बढ़ी, आपको जन्म दिया, उस गुजरात में बंद करते हैं। चुनाव है तो बिहार में बंद। इतना अरे चुनावी तो कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। इतना माँ का राजनीतिक इस्तेमाल पे मैं सवाल कर रहा हूँ। माँ का राजनीतिक इस्तेमाल, मुझे तो उस माँ के, मैं हाथ जोड़ करके उसके चरण में वंदना करके कहता हूँ कि हे माँ, वाकई आपने इतने पुत्र जने, लेकिन किसी ने आपके नाम पर प्रमोशन नहीं मांगा होगा आपके बेटों ने कि मेरी माँ बर्तन मांजी तो बॉस मुझे प्रमोशन दे दो। लेकिन आपके इस पुत्र ने आपका पूरा राजनीतिक इस्तेमाल किया है। ये 11 साल हो गए सुरेंद्र भाई, 11 साल। इस देश की दिशा और दशा दोनों बहुत बिगड़ चुकी है। विपक्ष के रूप में हालांकि राहुल गांधी को तो मैं देखता हूं बहुत एक्टिवली, लेकिन कांग्रेस पार्टी उतना क्यों नहीं कंधे से कंधा मिला करके राहुल के साथ कम से कम इस देश को मुक्ति दिलावे। इस सब संविधान लोकतंत्र सब खतरे में है। देखिए, मैं आपको बताऊं, राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इस समय क्या कर रही है। नल की, नील की, कोल की, भील की, पिछड़े की, दलित की, आदिवासी की, महिला की, नौजवान की, किसान की ही तो लड़ाई लड़ रही है। हैव नॉट्स की तो लड़ाई लड़ रही है। आज की डेट में वोट चोरी की तो लड़ाई लड़ रही है। वोट चोरी किसका हुआ? राहुल गांधी का तो वोट चोरी नहीं हुआ ना। हाँ, वोट तो गरीब का चोरी हो रहा है ना। वोट तो उन सब लोगों का चोरी हो रहा है। आज वोट चोरी हो रहा है, कल अधिकार चोरी होगा, परसों जमीन चोरी होगी, नरसों उनकी नागरिकता चोरी होगी, और वो फिर उठा करके सारी चीज अडानी को दे दी जाएगी। उसकी संपदा चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे 1 बीघा हो, चाहे 1 गट्ठा हो, और चाहे 1 इंच हो। आज राहुल गांधी जी के साथ कांग्रेस का ही नहीं, इंडिया गठबंधन का, मुझे खुशी है इस बात के कहते हुए कि कांग्रेस का ही नहीं, इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के साथ चल रहा है, एक एक नेता राहुल गांधी जी के साथ चल रहा है इंडिया गठबंधन का। किसका नाम लीजिएगा? तेजस्वी जी का नाम ले लीजिए, आप मुकेश साहनी का नाम ले लीजिए बिहार में, दीपांकर भट्टाचार्य का नाम ले लीजिए बिहार में, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव जी का नाम ले लीजिए, MK स्टालिन साहब का तमिलनाडु से, आप शरद पवार साहब, सुप्रिया सुले जी, और क्या नाम, ठाकरे साहब का, उद्धव जी का नाम आप ले लीजिए वहां से, हेमंत सोरेन जी, हेमंत दादा का नाम ले लीजिए। पूरे देश में पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन राहुल गांधी जी के साथ, ये नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान के साथ मिलकर के लड़ाई लड़ रहा है, उनके हक की लड़ाई लड़ रहा है। और आप भरोसा करें, कांग्रेस का एक एक समर्पित कार्यकर्ता, जिसको जो भूमिका मिली है, भूमिका सबकी अलग अलग है, जिसको जो भूमिका मिली है वो काम कर रहे हैं। और देश इतना बड़ा है, 140 करोड़ का देश है। एक बार मनमोहन सिंह जी हमसे कहे थे, 2015 की बात है, कहने लगे ये देश बहुत बड़े पानी के जहाज की तरीके से है, ना तो अचानक इसकी स्पीड कोई हवाई जहाज की तरीके से कर सकता है। मोदी जी के लिए पूछे थे कि क्या नाम, बहुत तेज चलना चाहते हैं अर्थव्यवस्था, कहने रहे बहुत बड़ा पानी का जहाज है, हवाई जहाज की तरीके से नहीं उड़ेगा ये पानी का जहाज है, धीरे धीरे चलेगा। और नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं उसमें धीरे धीरे डूबेगा। 10 साल लगेंगे कहन मेरे काम को डुबाने में। ये हरिद्वार में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने स्वयं कहा था कि मेरे किए, हमारे किए, कांग्रेस के किए, यूपीए के किए गए कामों को डुबाने में भी इनको 10 साल लगेंगे। और अब हो गए, आपके सामने हो गए 10 हो गए आप, और देखिए डूब रहा है। अर्थव्यवस्था 58 रुपए से 88 रुपए डॉलर हो गया है, आपके सामने है। पेट्रोल को कह रहे थे 50 रुपया कर देंगे, हम $140 में खरीद रहे थे, ये लोग $17 में भी खरीदे, तब भी पेट्रोल का रेट 100 रुपए है। और अब तो 20% एथेनॉल मिलाकर के भी 100 रुपए है रेट, जबकि एथेनॉल मिलाकर के इनका ऑफिशियल स्टैंड था कि जिस दिन 20% एथेनॉल मिलाएंगे उस दिन 55 रुपया में पेट्रोल होगा। ये आधिकारिक स्टेटमेंट था इनका। अमेरिका तो दुश्मन हो गया, चीन तो दुश्मन हो गया, पाकिस्तान तो पहले से दुश्मन था, नेपाल तो दुश्मन हो गया, बांग्लादेश तो दुश्मन हो गया, मालदीव तो दुश्मन हो गया, बर्मा तो दुश्मन हो गया। हमारा दोस्त अड़ोस पड़ोस में बता दीजिए कौन रहा पहले? एक और रूस पक्का दोस्त नहीं रहा, ये भी जोड़िए, रूस पक्का दोस्त नहीं रहा। रूस भी हमारा पक्का दोस्त नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पूरी दुनिया में 3 मुल्कों ने खुला समर्थन किया पाकिस्तान का। चीन ने समर्थन किया, अपना तुर्की ने समर्थन किया, कजाकिस्तान ने समर्थन किया। भारत के साथ एक मुल्क नहीं खुले समर्थन में आया। आतंकवाद की सबने भर्त्सना की, आतंकवाद की तो पाकिस्तान ने भी भर्त्सना की, जो खुद ही आतंकी है। आतंकवाद की तो भर्त्सना पाकिस्तान ने भी की, आपके सामने। तो आज आप देखिए भारत को हमने कहां खड़ा कर दिया।
पहले बने हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के नमस्ते के नाम ट्रंप, हाउडी ट्रंप, अब की बात ट्रंप सरकार, अब जाके सगे बन रहे हैं चीन के। जो चीन का यार है वो देश का गद्दार है, ये तो भारत की मान्य परंपरा है। हाँ हाँ चीन का यार भारत का गद्दार ही हो सकता है, भारत के यार नहीं हो सकता। आज 100 अरब डॉलर का हमें घाटा है, कल चीन से और व्यापार करोगे 200 अरब डॉलर का घाटा हो जाएगा। अब तक कह रहे थे झालर हटाओ झालर हटाओ, अब कह रहे हैं झालर लगाओ झालर लगाओ। अब तक कह रहे थे गणेश भगवान की आंखें छोटी छोटी हो गई, अब आपकी भी मूर्ति आएगी तो भी छोटी छोटी आंखें हो जाएंगी, आपकी भी जो फोटो आएगी। आपके सामने गलवान में हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर दिया, उसके राष्ट्रपति को आप चाय पिला रहे हो, झूला झूला रहे हो। हमारे पेंगोंगसो लेक पर और गलवान में हम अपने उन फिंगर पॉइंट्स पे आज की डेट में पेट्रोलिंग नहीं कर सकते, जहां पर अप्रैल 2020 तक पेट्रोलिंग कर सकते थे। अरुणाचल में हमारे अधिकृत क्षेत्र में उन्होंने अनधिकृत गांव बसा दिए, और आप उस चीन से कह रहे हो कि हमसे हम व्यापार करेंगे, सीधी फ्लाइट शुरू करेंगे। अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है 50%, हम उनका कॉटन पे इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दे रहे हैं। तो हम अमेरिका के भी सामने समर्पण कर रहे हैं, चीन के सामने भी समर्पण कर रहे हैं। रूस तेल बेच रहा है हमको 45% सस्ता दुनिया से, आम मार्केट से। उसका फायदा हम अपने देश को नहीं दे रहे हैं, उसका फायदा अंबानी को दे रहे हैं। वो उसका फायदा लेकर के बिलियनर्स बन रहा है और कह रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ गया। अरे अंबानी की अर्थव्यवस्था बढ़ी है, अडानी की अर्थव्यवस्था बढ़ी है, हमारी आपकी तो पर कैपिटल इनकम घटी है। हमारा मध्यम वर्गीय व्यापारी तो मर रहा है। रूस का तेल से फायदा होए अंबानी को और घाटा होए हमारे व्यापारी को। टैरिफ लगाए अमेरिका हमारे ऊपर और कॉटन पर हम इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दे। 0। हमारा पूरा महाराष्ट्र का वो पूरा जो विदर्भ का इलाका है, जान उन्हीं की जान सकती है, उनकी जान सकती है। तो आज जो है पूरे देश को ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया। आप देखिए अभी जीएसटी की बात कीजिए, जीएसटी 2.0। अरे भाई राहुल गांधी 9 साल पहले कहे थे सिर्फ 2 स्लैब रहेंगे, लिखित में दिए थे। आज भी 2 स्लैब लियो। तो जो आपने आज तक 4 स्लैब में देश से पैसा लूटा है वो गया कहां? लुटेरे हैं आप। 40 लाख करोड़ के आसपास लूट करी है आपने, और 40 ही लाख करोड़ रुपए आपने सेस में जो पेट्रोल और डीजल पर लगाया था। कांग्रेस पार्टी के समय पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपया 32 पैसे डीजल पर, 10 रुपए 30 पैसे पेट्रोल पर होती थी एक्साइज ड्यूटी। इन्होंने आते ही 32 रुपया लीटर लगाया डीजल पर, 32 रुपया, और 33 रुपया लगाया पेट्रोल पर। 40 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा किया। कहां गया वो रुपया? जिस समय हमने देश सौंपा था इनको 44 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था दिए थे, और हम लोग जो दिए थे 55 लाख करोड़ का कर्ज देश पर था। आज की डेट में 250 लाख करोड़ का कर्ज है देश पर। 80 लाख करोड़ लूटे, 200 लाख करोड़ और हमारे ऊपर कर्ज डाल दिए, 280 लाख करोड़ का घोटाला किए। किसको दिया वो पैसा भाई? क्या किया आप बताओ तो। उसके बाद आपने पोर्ट भी बेच दिए, एयरपोर्ट भी बेच दिए, जल पोर्ट भी बेच दिए, बैंक भी बेच दिए, आपने क्या नाम पीएसयूज भी बेच दिए, रेल भी बेच दिया। खरीदा क्या? देश की संपदा आपने बनाई क्या? दरअसल यही जो आपने कहा ना, यही चर्चा ना हो पाए, यही चर्चा बैठ करके सुरेंद्र राजपूत और आशीष चित्रांशी ये चर्चा न करें, इसीलिए तो ये गाली वाला मामला है आखिर में। फिर इसीलिए ये हमारा दुर्भाग्य है। मैं सुरेंद्र भाई बहुत खुश नहीं हूं कि बड़ा व्यूज आएंगे इस पे। मेरा तो बड़ा क्लियर कट हिसाब रहता है कि बड़ा व्यूज आएंगे, गाली पर हम चर्चा करेंगे। अरे नहीं आवे, मैं कई चर्चाएं ऐसे करता हूं, कहता हूं नहीं देखना है मत देखो, मैं दिखाऊंगा, क्योंकि ये विषय हमारे देश के लिए जरूरी है। आज हमारा दुर्भाग्य है कि हम बैठ के गाली पर डिबेट कर रहे हैं। हमें डिबेट करना चाहिए था देश की इकोनॉमी पर, हमें डिबेट करना चाहिए था देश के गिरते रुपए पर, हमें डिबेट करना चाहिए था। आपने बहुत सही पॉइंट लाया इस चर्चा में, मैं इस विषय पे अलग से वो करने वाला था कि आज आपने एक्सेप्ट किया 2016 का, मुझे राहुल गांधी का वो ट्वीट भी मेरे पास है जब 2 स्लैब की बात थी। आज आपने एक्सेप्ट किया
इसका मतलब आपने कहा ना आज सारे मंत्री कह रहे हैं राहत दी है हमने। हाँ, इसका मतलब आप अगर आज राहत दिए हो तो आप इतने साल लूटे हो ना भारत को। लूटे हैं ना। और भारत जो को लूटे हमारे हो। मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं, हमारे खुदरा आप कह रहे हो 2 लाख करोड़ का एडिशनल आएगा, तो यानी आपने 9 साल में 18 लाख करोड़ की लूट करी। वो 18 पैसा लाख, कहाँ हाँ। है? कहाँ है वो पैसा? आप खुद ही कह रहे हो, हमने नहीं कहा। खुद कह रहे हैं कि इससे 2 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा अर्निंग होगा। तो अगर अर्निंग होगा तो 18 लाख करोड़ रुपया यानी आपने लूटा ना बीच में। कहाँ गया वो? किस अडानी के पास? या किस अडानी का लोन माफ किए हैं आप? किस मोदी का लोन माफ किए हैं? भगोड़े मोदी हैं, चाहे ललित हो नीरव हो। ललित आप है, देखिए, नीरव है, चौकसी अब भागने के हाँ, 10 दिन पहले बैठा था और मंच पे मोदी के साथ। हाँ, और अब आप देखिए, लोग कहते हैं कि इनके यहाँ तो भाई मोदी जी का है कौन, किसके लिए बेईमानी। अरे भाई, मोदी जी पूरा भतीजों की सरकार चला रहे हैं, भाई भतीजा। 18 करोड़ का टर्नओवर था नितिन गडकरी के बेटे का पिछले साल। 18 करोड़ का एथेनॉल की कंपनी है, सागर कुछ नाम है उसका। 580 करोड़ का टर्नओवर 1 साल में हो गया है। 37 रुपए का उसका वो था शेयर, 37 रुपए का 2000 गुना शेयर बढ़ गया है। आप सोचिए, कोई बेटा क्रिकेट से कमा रहा है, कोई बेटा एथेनॉल से कमा रहा है, और देश का इंजन जाए चूल्हे भाड़ में। जब आप एथेनॉल मिक्स बना रहे हैं तो आज बाकायदा सरकार कह रही है कि 6% आपका माइलेज घट गया है, यानी हमारी जेब पे 6% का डाका पड़ा। इंजन खराब हो रहे हैं, इंजन में क्रैंक की आवाज आ रही है। ये हम नहीं कह रहे, सरकार कह रही है। उसके बाद आपने कहा था जिस दिन एथेनॉल 20% मिलेगा पेट्रोल में, उस दिन 55 रुपया लीटर तेल हो जाएगा। इसकी वजह से आपने पर्यावरण की क्लीयरेंस दी एथेनॉल के प्लांट्स को, क्योंकि एथेनॉल का प्लांट सबसे ज्यादा जो है पर्यावरण, खराब पर्यावरण का उत्सर्जन करता है। रेड जोन में है एथेनॉल का प्लांट। तेल तो 100 रुपया आपके सामने, 55 रुपया तो हुआ नहीं। अगर हुआ हो तो आप, अगर आपको मिल रहा हो तो बता दीजिए, या किसी और को मिल रहा हो तो बता दे। लेकिन हाँ, इनके भतीजे जरूर अरबपति होते जा रहे हैं। हम लोग को कहाँ मिलेगा? हम लोग को तो 105 का हुआ तो 115 का सब देंगे कि कहेंगे चाइनीज एजेंट है हम। अच्छा, गजब है ना कि चाइनीज एजेंट। अब तो नहीं चाइनीज, नहीं, अब अब नहीं, तो खुद ही, हाँ, अब तो खुद ही चाइनीज एग्जैक्टली एजेंट हो गए लोग। मैं वही बोलने जा रहा था। अब तक जब पाकिस्तानी तक बोलेंगे आपको। अब हाँ, अब तक जब तक और अमेरिका में हो दोस्ती पिंगे हाँ, थी हो तब तक सकता हम है चाइनीज अमेरिकन बोले आपको। हाँ, हाँ, अब अमेरिकन बोल रहे हैं, अब अमेरिकन बोल रहे बोले। हैं। हम ये तरक्की करा तत्काल। दिए हम लोगों की सबकी। अच्छा, जबकि जबकि फिर थोड़ा शब्द वो लगे भले आपको, हम लोग अपनी जगह पर हम भारतीय थे, हम संविधान और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, बाकी कोई बात नहीं कर रहे। हम तो एकदम कांग्रेस सही की भी बात। बात नहीं करते। आपको नहीं पता नहीं, होगा कि कोई कांग्रेस पर कई बार हम लोग बड़ी कड़वी टिप्पणी हम करते हैं कि भाई आप लोग क्यों नहीं लड़ रहे हो? हाँ, आशीष भाई, पत्रकार स्थायी विपक्ष होता है। हाँ, जो अस्थायी विपक्ष। काम हम, स्थायी विपक्ष होता है, जो काम हम लोग नहीं खोल सकते वो काम आप खोलते हैं। आप समझिए बात को, चाहे वो हमारी सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, पत्रकार तो स्थायी विपक्ष। कोई भी। तो आज की डेट में हमको अमेरिकन एजेंट, अच्छा 2 मिनट में एजेंसी बदल देते हैं लोग। इनके पास एक सर्टिफिकेट है। पहले राहुल गांधी चाइनीज एजेंट थे, अब राहुल गांधी वो वहां के एजेंट हो गए। और एक मजेदार और बात बताएं आपसे, अब जार्ज सरोज इनके चाचा हो गए हैं। हाँ हाँ, अब तक हमारे थे, अब जार्ज सरोज इनके चाचा हो गए, क्योंकि जार्ज सरोज ने कहा डोनाल्ड ट्रंप बहुत पागल आदमी है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत पागल आदमी है, जब से जार्ज सरोज ने कहा, अब जार्ज सरोज के लिए यज्ञ करेंगे ये लोग। अच्छा, यज्ञ पे आप आए तो फिर वक्त हो गया, लेकिन यज्ञ पे आए बेसिकली हम लोग नहीं बदल रहे हैं, यही ताऊ ट्रांसफर करते हैं। ताऊ ट्रांसफर, टोपी ट्रांसफर होता था, ताऊ ट्रांसफर का दौर है। हाँ, ताऊ ट्रांसफर हो रहे हैं। तो लेकिन जब आप यज्ञ पे आए, देखिए बड़ा दुर्भाग्य इस देश का, और मैं सभी जो भी हमको 10-5 आदमी देखे उन सबसे कहता हूं कि सोचिएगा जरा, एक महिला, विदेश की महिला आई और भारतीय बन के पूरा जीवन गुजार, पति नहीं रहा, पति की हत्या हो गई,
आतंकियों ने मतलब टुकड़े इकट्ठे करने पड़े थे। पहले सास की हत्या हुई उसके सामने, देवर की पहले उसके सामने सास की मौत हुई, हत्या, फिर पति की हत्या। फिर आप पति की हत्या। उस पर आज तक छीटाकसी, आज भी सड़क पर छीटाकसी हो रही थी। मैं सबके बारे में कर रहा हूं, मैं भी अगर भारतीय के रूप में मुझे भी सोचना चाहिए और हर भारतीय को सोचना चाहिए। अगर जो व्यक्ति ये सोच करके रिजल्ट नहीं निकाल पाता है, वो अपने चरित्र का फिर से एक बार अवलोकन करे और मूल्यांकन करेगा। कमला हैरिस, उसके भीतर भारत को लेकर के कोई निष्ठा नहीं है। मैं साफ कहता हूं, वो अमेरिका के प्रति निष्ठा रखती है, अमेरिकन है। होनी भी चाहिए, होनी भी उसके चाहिए। लिए हमारे देश में हवन होता है। ऋषि सुनक जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, हमारे यहाँ हवन हुए, यज्ञ हुए, और ऋषि सुनक ने सबसे पहला झटका, आप लोग अगर विदेश नीति पढ़ते हो, सबसे पहला झटका भारत को दिया था ऋषि सुनक ने। भारतवंशी जिसकी तीन पीढ़ियां पहले चली गई यहां से, वो दुनिया के किसी मुल्क में अगर उसका नाम होता है तो हम यहाँ जश्न मनाते हैं। वो जश्न जीवी बनाया गया है एक प्लान के तहत। और एक महिला जो इसी पीढ़ी में, ये नहीं कि 4 पीढ़ी पहले, जिसने अपना घर बार दुआर सब छोड़ करके इस भारत को अपना लिया, इस भारत के कल्चर को, इस भारत के पहनावे को, इस भारत की बोली को। क्या कोई सोनिया गांधी जैसा पहनावा होगा किसका? मैं कहता हूं खुल के, मैं बड़ा क्लियर हूं। लोग कहते हैं कि आप न्यूट्रल, हम न्यूट्रल नहीं है। हम संविधान और लोकतंत्र के पक्ष में हैं, हम न्यूट्रल नहीं है। और जब संविधान और लोकतंत्र, अगर किसी के चरित्र हनन से संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों में गिरावट आती है, तो हम उसके साथ भी खड़े हैं, चाहे वो सोनिया गांधी कांग्रेस की नेता हो। क्यों? सोनिया गांधी जैसा शिष्टाचार, वैसा पहनावा, वैसा पब्लिक अपीयरेंस किसका है भाई? आज तक कभी जुबान से कभी कड़वी भाषा नहीं। मैं एक बात आपको, एक उदाहरण आपको, तो आप लोग तो उस कांग्रेस के परिवार के हो, हम दूर से देखते हैं, लेकिन एक उदाहरण फिर भी रखूंगा। महाराष्ट्र के एक बड़े नेता थे, उनका मतलब अपने इलाके में बड़ा प्रभाव। अब राजनीति में तो बहुत सारा खेल होता है, कोई पार्टी हो, राजनीतिक खेल। उनका कुछ हुआ, टिकट उनका किसी लेवल पर कांग्रेस में ही कट गया। ये अभी इस चुनाव की बात नहीं है, इसके पहले की बात है। उनका टिकट कट गया और वो आदमी, उसका प्रभाव था 10 जनपद में भी, मतलब वो था कि हाँ, ये नेता हमारा अच्छा कार्य करता है, मेहनती कार्य करता है। उन्होंने बगावत का झंडा उठा लिया कि अब मैं कांग्रेस छोड़ूंगा। दिल्ली आए, दिल्ली हमारे ही एक भाई से, भ्राता से मिले, उनके साथ बैठे और पूरे क्रोध में, भयंकर क्रोध में कि मैं जाऊं अंदर क्या क्या बोलूं, क्योंकि मैं आज एकदम बगावत करूंगा, कांग्रेस छोड़। मुलाकात करके उन्होंने कहा कि जाओ तो पहले भी जाओ, बात करो, अपना दुख पीड़ा व्यक्त करो। जब तुमको बुलाया गया, क्योंकि 10 जनपद उनको बुलाया गया था, कॉल गई थी कि आपसे सोनिया जी मिलना चाहती है। वो गए अंदर, और जब वहां से निकले, सुरेंद्र भाई, मैं ऐसे घटनाओं को, मतलब संस्मरण जो होते हैं पुराने, याद करके भी, हम लोग भी इंसान भावुक होते हैं। वो फूट फूट के रोने लगा वो नेता, और जमीनी कद्दावर नेता की मैं बात कर रहा हूं, नाम की चर्चा नहीं उचित होती। फूट फूट के रोने लगा। जब फूट फूट के रोने लगा तो ये कि पूछने पर कि भाई अभी तो गए थे बगावत करने, क्या हुआ ऐसा, अंदर कुछ हुआ क्या, आपके साथ कुछ ऐसा हो गया, बदसलूकिया, कुछ रो रहे हो क्यों? तो वो खुद को कोसने लगा, खुद को गालियां देने लगा कि मैं कितना बड़ा गद्दार, कितना निकृष्ट हूं, मैं नीच हूं, मुझे जीने का हक नहीं है, मैं तो अपना चेहरा नहीं देख पाऊंगा आईने में। मैंने उस कांग्रेस को छोड़ने की बात की जहां पर मेरी माँ बैठी हुई है अंदर। ये सब मैं मतलब बताते समय, क्योंकि मैंने उस कहानी को मैं जानता हूं, उस पूरे किस्से को मैं भी जानता हूं जी, कि मैं गया अंदर और मुझे फिर मतलब कंट्रोल करते करते फूट फूट के रोया आदमी। कंट्रोल करके कहा कि जो है, अंदर जाने पर सोनिया जी ने बिठाया, मतलब, और आई, कहीं कि तुम भी मेरे बेटे हो, और बेटा नाराज होकर घर नहीं छोड़ता है। और इसके बाद और भी कुछ बातें कही उन्होंने, मतलब वो गजब का था। अब बताइए, ऐसी नेता को आप केवल, और कहते हो हमारी संस्कृति, हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। अरे अगर ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है तो मैं इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मतलब क्या शब्द कहूं, बुरा शब्द हो जाएगा। मैं आपसे बताऊं ना आशीष भाई, आप यहां तक की बात कह रहे हैं, कभी मुनव्वर राना ने एक नज्म लिखी है सोनिया गांधी जी के ऊपर, कभी वक्त मिलेगा अगली बार मैं उसे सुनाऊंगा आपको।
उसका उन्वान ही यही है कि मैं तो भाई अपना घर छोड़ के, अपने माँ को छोड़ के, अपने बाप को छोड़ करके इस देश में आई और इस देश की होकर के रह गई। इस देश ने पहले तो मेरी मुझसे सास छीनी, देवर छीना, फिर मेरा पति छीना। तुम लौटा दो ये सब, मैं चली जाऊंगी यहां से। और आप इससे आगे की मैं बात कहता हूं, उस सोनिया गांधी जी का आप त्याग, तपस्या और समर्पण देखिए कि राहुल गांधी जैसा तपस्वी बेटा पैदा किया, जिसकी तपस्या कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, अरुणाचल से लेकर के बंबई तक लगातार पैदल यात्रा। अब 13 दिनों की जो बिहार में 1300 किलोमीटर की यात्रा, वो आपके सामने। किसके लिए लड़ रहे हैं? नल के लिए, नील के लिए, कोल के लिए, भिल के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए, नौजवान के लिए, महिला के लिए, किसान के लिए, अपने लिए लड़ रहे हैं क्या? उन्हें अपनी कोई आवश्यकता है लड़ने की? बैठे आराम से मजा करें। किसके लिए लड़ रहे हैं? भरी धूप में तेजस्वी जी भी परेशान, आपके सामने है। हर आदमी को व्यक्तिगत रूप से बुला रहे हैं। तो मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी जी की जो तपस्या है, जो हम उनको तपस्वी कहने लग गए, तो उनके एक तपस्वी बेटा पैदा किया आपके सामने। इसमें तो हमें कोई एजेंट वेजेंट कहते हमें फर्क पड़ता नहीं है। सबको पता है, आपको पता है, हमें पता है कि बाकी दुनिया से इस मामले में हम तो बिल्कुल ही अलग हैं कि किसी से कोई बात है, लाभ लेना आज तक नहीं लिया। लेकिन इसमें वो कोई दो राय मैंने नहीं कहा ना, आप लोग परमानेंट स्थायी विपक्ष हैं। वो उस मामले में सबसे बड़ा तपस्वी एक ही मामले में कहता हूं, आखिर में कहूंगा कि एक तपस्वी ही हो सकता है, ईमानदार व्यक्ति। तपस्वी मतलब ईमानदारी भी एक तपस्या है। जो अरबों रुपए खर्च कर दिया पप्पू बनाने पर और फेल हो गए, तो अरबों रुपया बर्बाद हो गया अगर, तो तपस्या ही थी। वो ईमानदारी की तपस्या थी कि उस पे वो निखार ही आता गया और आपका पैसा डूबता गया, अरबों रुपए खर्च कर। हाँ, राहुल गांधी जी के बारे में एक बात फहमीदा रियाज की मैं कह करके फिर हम लोग इसको वाइंड अप करें। कहते हैं ना कि कुछ, राहुल गांधी जी की तरफ से मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, रहजन डकैतों को कहते हैं। इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है। पर राहुल जी का जवाब है कि कुछ और यहाँ हो सकता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। एग्जैक्ट, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन उसके लिए बड़ा भीतर से ईमानदार होना पड़ेगा। वक्त आज बहुत हो गया, हम लोग वाकई वक्त पता ही नहीं चला। 30 मिनट 28 मिनट में वाइंड अप करना, 42-43 मिनट हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और बीच बीच में थोड़ा जो है हम लोगों को भी वक्त दिया कीजिए। आशीष भाई, आपका आदेश जब होगा, आधा घंटा इधर या आधा घंटा उधर। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।